ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। फिर कैसे तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? जब मैं सवाल पूछता हूं तो इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। चलिए, अब हमने अख्तरुल ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को, जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2 खत अख्तरुल ईमान साहब ने लिखे। फिर एक यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा और अख्तरुल ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए, फिरका परस्ती को खत्म करिए और सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान में जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए ताकि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों को इंसाफ मिल सके। सिर्फ यही बात MIM पार्टी की तरफ से जनाब अख्तरुल ईमान ने लिख दी है। अब ये आपको देखना है, ये दुनिया देखेगी कि जो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगाते थे और जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी आपको खत लिखने की, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मुखालिफिन भी हैं, ये खत हमने ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा है। सीमांचल की जनता देखेगी, बिहार की जनता देखेगी और ये टीवी के चैनल में बैठकर ये बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो बात करते MIM खड़ी हो गई तो वोट कटता है। हमारी वजह से वोट नहीं कटता है। तुम्हारा वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है, इसलिए मोदी कामयाब होगा। ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता। कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में एक बेदारी पैदा हो गई। गुजर चुका 1950 से करीब 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद राजद की सरकार 15 साल रही, अब नीतीश कुमार को 20 साल 21 साल हो चुके हैं। बताइए आपकी आवाज कहां पर है? आपकी आवाज कहीं पर नहीं है। आपकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता। इसीलिए आज अगर ओवैसी से दुश्मनी है तो इनको दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि कौन है यह शख्स जो इनको बेदार कर रहा है और इनके हक को मनवाने के लिए इनको नेता बनाने की बात कर रहा है। इनको हमसे दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि इनकी जबान से लफ्ज सीमांचल नहीं निकलता था। आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है
तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। याद रखिए, वक्फ का कानून जो बीजेपी ने बनाया, दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से खड़े होकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को खत्म करके रख दिया जाए। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बनाकर हमारी जायदादों को डायरेक्ट मैनेजमेंट पे लेकर उसको खत्म करके रख दिया जाए। एएसआई के नाम पर जो हमारी जायदाद वक्फ की है उसको हमसे छीन लिया गया।